हाँ जी, सभी को नमस्कार। ब्रेक के पहले जो चर्चा हुई, उससे हमको प्रॉब्लम की इंटेंसिटी समझ में आ रही है कि नहीं? कि जिन प्रॉब्लम को हम हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम बोल रहे हैं, वो हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरे ज़माने की प्रॉब्लम है। वो एक माइंडसेट की प्रॉब्लम है और एक ऐसा माइंडसेट जिसको हम बाई एजुकेशन दे रहे हैं, है ना? और जिसको हमको दूसरों से नहीं जूझना है, अपने से और अपनों से ही जूझना है। हाँ, कल को हमको ये भी सोचना होगा कि हमारे बच्चे जिस स्कूल में जाएँ फिर उस स्कूल में क्या दिया जाएगा। मतलब फ्यूचर में तैयारी हमारी यहाँ तक की होगी, कल को हमारे बच्चे किसी स्कूल में जाएँगे तो वहाँ तो यही सब चल रहा है। स्कूल भी प्रॉफ़िट मोटिव से चल रहा है। मतलब स्कूल जैसी संस्था भी प्राइवेट मोटिव से ही चलती है, तो फिर हर जगह तो वही दिया जा रहा है। और जब उसी को हम घर में भोगते हैं, वो भी किसी के लिए बाज़ार बन जाता है। आपकी हस्बैंड वाइफ़ की नहीं बन रही, काउंसलर के पास जाओ, घंटे के हिसाब से फीस लेगा। क्या रेट है आजकल? कुछ पता है? क्या लेते हैं घंटे के हिसाब से? हैं? 10-15 हज़ार? अच्छा। हर दुख किसी के लिए बाजार है, तो किस समाज की फिर बात करें? देखिए, समाज का मतलब ही है कि जहाँ हमारा दुख किसी के लिए संवेदनशीलता है। जब कोई हमारे दुख के लिए संवेदनशीलता पूर्वक एक्ट करता है, तो हमको लगता है कि समाज है। यदि हर चीज़ के लिए हमको बाजार में ही जाना है, तो हमारा दुख किसी के लिए बाजार होता है ना? हाँ जी, और कुछ? तो क्या लगता है कि मान लो एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए जो जो हमारी तैयारी है, वो कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने टोटका बता दिया और थंब रूल बता दिया और फैमिली चल जाएगी, है ना? ऐसा नहीं है। हमको खुद को अपना माइंडसेट फिर से रिविजिट करना होगा। जिन चीज़ों को अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि वाइफ को ठीक होना है या किसी और को ठीक होना है, तभी पहली बार पता चलता है कि मुझी को ठीक होना है ना? और ठीक है, मुश्किल काम नहीं है, पर एक दिन का भी नहीं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। हमारे बीच में ऐसे लोग हैं, वो बिटिया से आपका परिचय करा सकता हूँ। आपकी बिटिया क्या नाम? प्रिया। बोलो प्रिया, कैसी हो? अ, पहला शिविर मैंने 2019 में किया था, निकोरा में जो हुआ था। तो अ, जब पहले दिन बैठी तब पता नहीं था कि क्या कंटेंट है, क्या कहेंगे, क्या होने वाला है। ऐसे ही ब्लैंक बैठी थी। बट जैसे-जैसे 8 दिन बीते, तो एक ऐसे लाइफ का एक-एक पन्ना जो खुल रहा था, वो बहुत ही एक्साइटिंग था। और आज तक उस टॉपिक पे शायद किसी ने मतलब बात की भी थी, तो इतनी गहराई से नहीं की थी। तो बहुत अलग-सा बहुत अच्छा लगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। उसके बाद 2-3 शिविर और किए और अभी अभी तो मैं जॉब कर रही हूँ और ज़्यादा कुछ इसमें अध्ययन नहीं कर रही हूँ। बट जितना मैंने अभी तक शिविर किए हैं, बहुत ही एक अच्छा लगता है कि कोई इस बारे में सोच भी रहा है। ऐसा कोई है जो अच्छाई कुछ अच्छा ही दुनिया में बाकी है। जितना हम नेगेटिव पेपर में पढ़ते हैं या ये कोरोना आ गया, ये हो गया, पेपर में जितना भी पढ़ते हैं सब नेगेटिव ही आता है। तो लगता है कि नहीं, कुछ आशा की किरण है, कुछ सुखद भी है दुनिया में। कोई सोच रहा है कि इस दुनिया का कुछ अच्छा हो सकता है। ऐसी अ, किसी ने कुछ सोचा है कि ऐसा अच्छा हो सकता है दुनिया के बारे में? तुम्हारी एजुकेशन और एजुकेशन को लेके जो नोशंस हैं शिविर के पहले और शिविर के बाद, प्रोफेशनल लाइफ में क्या चेंज आया? हाँ। मैंने मास्टर्स किया है, बैचलर सिविल इंजीनियरिंग में और मास्टर्स एनवायरमेंटल प्लानिंग में। तो मैंने जब मास्टर्स चूज़ किया, तो एनवायरमेंटल प्लानिंग तो मुझे ऐसा था कि ये मतलब अच्छा होना चाहिए एनवायरमेंट, हमको एनवायरमेंट के प्रति जागरूक होना चाहिए, ये वो लोग नहीं सोचते, ब्ला ब्ला ब्ला।
बट शिविर के बारे मतलब लोगों की मानसिकता बदलनी चाहिए, बट ऐसा क्या मानसिकता बदले कि लोग सब डिसिप्लिन हो जाए, हमको करना ना पड़े, किसी को कहना ना पड़े, खुद ब खुद हो जाए। तो उस शिविर में आके पता चला कि क्या माइंडसेट चेंज करना है जिंदा रहना और जीना। तो सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं, बाकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप एक सुलझ जाएगी, एक रास्ता अपने आप खुल जाएगा अगर जो माइंडसेट चेंज हुआ तो। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, एक सिर्फ माइंडसेट चेंज करने की डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है। बाकी सब अपने आप जितने भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं अभी, वो अपने आप रास्ता निकाल लेगी, वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। जी, बढ़िया, थैंक यू। थैंक तो देखिए, अब अभी हमको लगता है कि एक-एक प्रॉब्लम को हमको हैंडल करना होगा, है ना? फिर ये पता चलता है कि एक-एक प्रॉब्लम को हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। अपना ही प्रॉब्लम हैंडल नहीं करना, प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम इधर ही है। तो अपना माइंडसेट हमको ट्रांसफ़ॉर्म करना है। यदि वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन आता है, तो बाकी फिर प्रॉब्लम हमारे लिए अपॉर्च्युनिटी बन जाता है या हमको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। तो एक बार जो डर है कि अच्छा एक प्रॉब्लम सॉल्व करो तब तक 4 और खड़ी हो ही जाती हैं, है ना? और ज़िंदगी भर लाइफ़ लॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज़्म चलता है। अब लाइफ़ लॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग की बजाय लाइफ़ लॉन्ग एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन की जर्नी, और यदि मेरी ट्रांसफ़ॉर्मेशन की जर्नी होनी है तो दूसरे की भी जर्नी होनी है, तो हम एक नेगेटिविटी से जूझने की बजाय अपने में और दूसरे के साथ में एक पॉज़िटिव प्रोग्राम बात समझे कि नहीं? फिर से बोलता हूँ, जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हम प्रॉब्लम को लेके बात कर रहे हैं। तुम्हारी गलती थी कि मेरी गलती थी, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हो सकता है चलो मेरी माँ है, वो जो कहे वो ठीक है, अब वो 50-60 की एज में उसका कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत सारे फैक्टर्स हमारे पास वो हैं जहाँ आप कुछ कर नहीं सकते, आपको उसके साथ मैनेज करना होता है। फिर अभी लगातार फिर हम प्रॉब्लम पे बात कर रहे हैं। अभी पता चला कि हम प्रॉब्लम पे बात नहीं कर रहे हैं। पता चला कि मेरी अपनी खुद की जर्नी इनकम्प्लीट है और ज़िंदा रहने के धरातल पर ये सारी प्रॉब्लम्स, अच्छा कहने का तरीका क्या होगा? ये सारी प्रॉब्लम्स मात्र इस बात की सूचना है कि मेरी अपनी जर्नी इनकम्प्लीट है। और जैसे ही मैं मेरी जर्नी शुरू करता हूँ तो पता चलता है प्रॉब्लम पहले से ही गायब हो जाती है। बल्कि बल्कि आपको इस बात की खुशी होती है कि चलो उस प्रॉब्लम की वजह से मेरे को अपना अधूरापन दिखाई दिया और मिलके हम एक बेहतर जर्नी कर पा रहे हैं। तो हस्बैंड वाइफ लगातार या अपनी फैमिली में नेगेटिविटी से जूझने की बजाय और इससे इतना डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, इससे इतना डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, इसकी बजाय हम फैमिली टुगेदर एक जर्नी कर सकते हैं जो हमारी ज़रूरत है ही, जो नेचुरल है, एग्जिस्टेंशियल है, जिसको हमको करना ही था। बढ़िया। और जितनी सारी ये देखो, ये भी हम, है ना? एक आदमी सबसे लंबा टाइम कहाँ देता है? एक आदमी अपनी ज़िंदगी का सबसे लंबा टाइम कहाँ लगाता है? बहुत फ़ोकस्ड और बहुत ताकत के साथ। कहाँ लगाता है? एजुकेशन। मिनिमम 20-25 साल, रोज़ 7-8 घंटे। चाहे हम कितना लगाएँ, नहीं लगाएँ वो अलग बात है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो 6-7 घंटे का है ही है। तो रोज़ 6-7 घंटे, 5-6 घंटे, लगातार 20-25 साल, तो लगातार 20-25 साल में आखिर क्या देना है? तो फिर ये पता चलेगा कि अभी हम लोग को लगता है कि नहीं यार, एजुकेशन के बारे सोचने वाले कुछ अलग लोग होंगे और हमको तो केवल कुछ और करना है। फिर पता चलेगा कि यार एजुकेशन भी हम ही सोच सकते हैं। जितना एम्पावरिंग आदमी फ़ील करता है, जीने के धरातल पर जो हमारी क्लैरिटी बनती है, जो हमको एक कॉन्फिडेंस आता है, तो उससे हमको फिर समझ में आता है कि हाँ, हम एजुकेशन भी हैंडल कर सकते हैं, हम समाज भी हैंडल कर सकते हैं, हम बड़ी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। देखो, आज की डेट में हमारे पास ना कोई पद है। मैं 9th-10th में था, तब मैं सोचा करता था कि एजुकेशन, सब कोई एजुकेटेड हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब कॉलेज में आए और तब हमने किसी की वो सुनी थी कि एक स्कूल खुलता है तो एक जेल बंद होती है, कोई महापुरुष ने कहा था। जब हम कॉलेज में आए और तब तक ये पता चला कि एक स्कूल खुलता है तो एक और नई जेल का प्रबंध होता है।
क्योंकि जिस तरह का माइंडसेट हम एजुकेशन में दे रहे हैं वो फाइनली आदमी कोई ना कोई किसी भी तरह से पैसा कमाने की तरफ जाता है। तो फाइनली पता चला कि एजुकेशन की वजह से सारी प्रॉब्लम है, या एजुकेशन में जो मैसेज जाने की ज़रूरत है, स्पेशली माइंडसेट को लेके हम एजुकेशन में पावरफुली कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कम से कम इंजीनियरिंग में हम एक इंजीनियरिंग स्किल दे रहे हैं, मेडिकल में हम एक मेडिकल स्किल दे रहे हैं, लेकिन जहाँ तक ये ह्यूमैनिटीज़ की बात करते हैं, ह्यूमैनिटीज़ की बात करोगे तो आपका ध्यान जाएगा कि सब कुछ, और ह्यूमैनिटीज़ में हम कंटेंट डिलीवर नहीं कर रहे हैं। इससे पता इस बात से भी चलता है कि मैक्सिमम जगह में 12th तक ह्यूमैनिटीज़ के स्कूल ही खत्म हो गए हैं। आपको जो आर्ट वाले स्कूल हैं, मैक्सिमम लोग अब क्या साइंस लेना चाहते हैं, है ना? वो स्कूल कम हो गए। कितने लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने एमए सोशल साइंस, एमए मतलब मास्टर्स डिग्री, एमए सोशल साइंस किया हो और उसको लगता है कि मैं समाज में कुछ पॉजिटिव इंटरवेंशन कर सकता हूँ? कितने लोग आपको मिलते हैं जिन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया हो, उसको लगता है कि मैं पॉलिटिक्स में कोई पॉजिटिव इंटरवेंशन कर सकता हूँ? एमए साइकोलॉजी करके उसको अपना ही साइकी समझ में आ जाए तो कुछ बात बने। तो फाइनली सब कुछ करके हमको जॉब ही समझ में आती है। तो मैंने दूसरों का शोषण किया, दूसरों ने मेरा शोषण किया, अब मैं दूसरों का करूँगा, है ना? तो कुल मिला के हमारे लिए एजुकेशन का मतलब जॉब है। जॉब से हमको प्रैक्टिकल, स्पेशली ह्यूमैनिटी वाला एजुकेशन, तो ये ह्यूमैनिटी वाला एजुकेशन है, ये जो माइंडसेट की एजुकेशन है, तो बेसिकली किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व 3 डायमेंशन में देखा जा सकता है। पैसे को लेके उसका थॉट क्या है ना? किसी भी व्यक्ति का माइंडसेट 3 डायरेक्शन में देखा जा सकता है कि पैसे को लेके उसका माइंडसेट क्या है, स्त्री पुरुष संबंध को लेके उसका माइंडसेट क्या है, और सुविधा को लेके उसका माइंडसेट क्या है। इसमें किसी भी एक आदमी की टोटल पर्सनैलिटी, जिसको माइंडसेट बोल रहे हैं, वो माइंडसेट की क्लैरिटी हमको बन जाती है कि हाँ, तो यदि इस लेवल पे ये माइंडसेट है कि धन ही सब कुछ है, इंद्रियों में सारा, चलिए सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? माइंडसेट से हमने प्रॉब्लम को देखा है, और नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो, मैं हेलो। 2 मिनट बोल सकता हूँ? हाँ मेरा नाम विजय है, एमए पॉलिटिकल साइंस। हाँ, ये देखो। तो अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ और स्कूल टेक्स्ट बुक्स के ऊपर ही मेरा काम है। हाँ तो वहाँ मतलब पीएचडी करने पर ये पता पड़ रहा है कि अब तक की शिक्षा में तो धोखा हो गया है ना? और व्यक्तिगत पीड़ा भी ये रही है कि वो जो पूरा सिस्टम है, जो ये आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं मूलतः अजमेर राजस्थान का रहने हैं? वाला हूँ। अजमेर राजस्थान। अजमेर। आप तो उनके साथ आते थे ना, सुनील जी भाई साहब। सुनील भाई। हाँ। तो व्यक्तिगत पीड़ा भी ये रही है कि अब तक जो शिक्षा में मिला, जैसे मैं पीएचडी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये भरोसा नहीं हो रहा कि पीएचडी पूरी होने के बाद मैं 2 रोटी कमा के अपने परिवार को फीड कर पाए, ऐसा कुछ कमा पाए, पैसा कमा पाए या घर चला पाए। तो उस रूप में भी अपूर्णता दिखाई देती है, और मानसिकता वाला पोर्शन तो बिल्कुल ही खाली हो गया है ना? जब अब पढ़ रहे हैं कि स्कूल के जो किताबें हैं उनका कंटेंट क्या है, तो ना केवल कंटेंट बल्कि अलग अलग एग्जाम्पल्स जो आ रहे हैं या जो कार्टून उसमें शो हो रहे हैं, उन सबसे पता पड़ रहा है कि जो मानसिकता है ना, वो पूरा उन 3 तरफ ही लेके जा रही है ना? तो अभी दिक्कत मेरे साथ पर्टिकुलर ये हो रही है कि नया तो हाथ में अभी समझ ही रहे हैं, है ना? तो ये तो मतलब जिस रास्ते पे अभी चल रहे हैं वो 10 साल पहले उस पर कदम रखा था, तो और नया समझने के लिए और थोड़ा समय और चाहिए। तो इस बीच में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि अब करें क्या, क्योंकि नौकरी भी करनी ही है, अब पैसा कैसे कमाया जाए घर के लिए, है ना? तो हमारे साथ अभी वो दिक्कत हो रही है कि जहाँ पे अभी पूरा पकड़ में नया आया नहीं है और पुराना जो पता उसकी समीक्षा हो गई है कि वो तो ठीक नहीं है, तो उसमें हमारे अटकती है गाड़ी कई बार। देखिए, यदि इतिहास को देखेंगे तो आदमी ने कितना कष्ट पाया है और आदमी को कितना कष्ट दिया है ना, उसको कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन कम से कम ऐसे भी लोग रहते हैं शिविरों में जो 60 की एज में आके रो देते हैं, यार 25 में मिले होते तो कोई बात होती। ये बहुत एक कॉमन कमेंट है, जो लोग लगभग 60 की एज में, 50 की एज के बाद शिविर में आते हैं,
है ना, उनको दिल से ये लगता है कि नहीं यार 25 में मिले होते तो कुछ बात होती। तो कोई बात नहीं, अब जब जिसको है ना संपर्क में आए, लेकिन कम से कम अभी संपर्क में आ गए तो फिर अपने को दम लगाना होगा। भाई ठीक है, जॉब भी करनी होगी, तो जो भी रास्ते हैं हम ही को निकालना होगा, और धीरे धीरे रास्ते मेरे को लगता है निकल आएंगे। बिल्कुल हमको पता, अभी जैसे मान लो हम जितने लोग बैठे हैं और जितने लोग ये मैरिज लाइफ को लेके हम कंसर्न्ड हैं, फील करते हैं, अपने बच्चों के लिए हम कंसर्न फील करते हैं, तो धीरे से आज आप इतने लोग तो हो। देखो कोई दिन मैं था बिल्कुल अकेला था, मैं दिल्ली छोड़ के बस्तर के जंगलों में इसलिए गया क्योंकि मैं अकेला था, कोई दूसरा मेरे पास था ही नहीं जिससे मैं बात कर सकूं, और जो भी मेरे से बात करता था वो नेगेटिव बात ही करता था। मैं 6 महीने उस दौर से निकला जब आदमी को लगता है कि जब, क्योंकि मैं जिससे भी बात करता था वो मेरे को पागल सिद्ध करता था, तो मैं भी ये सोचने लगा कि सारे लोग तो गलत नहीं हो सकते, इसका मतलब मैं ही गलत हूं, मैं ही गलत सोच रहा हूं। और मैं 6 महीने उस दौर से निकला जब ये मानने लगा मैं कि मेरा मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। ऐसा मैं 6 महीने उस दौर से गुजरा। तो देखो, और मेरे पास ना पैसा था, ना कोई गॉड फादर था, ना कोई फिलॉसफी थी, ना घर का सपोर्ट था। ठीक, तो कम से कम आप लोग तो 100 पेयर एक साथ बैठे हो और लगभग एक ही स्टेट के हो। तो इसका मतलब है कि आज केवल इतना सोचने से काम नहीं चलेगा कि मेरी फैमिली में रिलेशंस कैसे होंगे, आपको फ्यूचर में ये भी सोचने की आवश्यकता पड़ेगी कि मेरे बच्चे के लिए स्कूल कैसा होगा। क्योंकि स्कूल में इतना इनह्यूमन, यदि कुछ स्कूल होंगे जहां इनह्यूमन बिहेवियर नहीं है लेकिन कंटेंट तो यही है, और कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहां बहुत इनह्यूमन बिहेवियर भी होता है। टीचर बच्चे से क्या अपनी फ्रस्ट्रेशन, घर की फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे निकालेगा और क्या करेगा। तो कम से कम छोटी एज का एजुकेशन, क्लास 5th तक की एजुकेशन के बारे में तो हम मिलजुल के सोच ही सकते हैं, उसका कंटेंट भी हमारे पास उपलब्ध है, हम एक स्कूल भी चला ही रहे हैं। तो ये जो हमने काम किया कि बच्चे पैदा करके सरकार के भरोसे छोड़ दिए, ये जिम्मेदारी का काम नहीं हुआ। तो हमारे बच्चे होंगे और जिम्मेदारी से होंगे, और उनके लिए हम स्कूलिंग तक की बात को हम मिलजुल के सोचेंगे और हम उनकी एजुकेशन पे काम करेंगे, धीरे धीरे और आगे भी करेंगे। तो और वो मजे का काम है, वो खुशी का काम है। चलिए, तो देखिए मानव के बारे अब तक हमने जितनी चर्चा की है, थोड़ा शॉर्ट में आगे बढ़ जाते हैं। मानव के बारे जितनी चर्चा की है उससे हमको ये समझ में आया कि मानव की जिंदगी में 2 पार्ट हैं। एक जिसको हम बोल रहे हैं कि जिंदा रहना, दूसरा हम जिसको कह रहे हैं जीना। कौन जिंदा रहता है, कौन मरता है? कौन जिंदा रहता है, कौन मरता है? तो शरीर जिंदा रहता है और शरीर मरता है। और कौन जीता है और कौन झेलता है? मन, मैं, मन या मैं। अब ये बताओ, मैं मेल है कि फीमेल है? मैं मेल हूं कि मैं फीमेल हूं? मैं मेल या फीमेल हूं, या मेरा शरीर मेल या फीमेल है? कितने लोगों को लग रहा है? मैं मेल या फीमेल नहीं हूं, ना मैं मेल हूं ना मैं फीमेल हूं। कैसे पता चलता है इस बात का? एक छोटे बच्चे को देखो, एक छोटे बच्चे को देखो, किस उम्र तक, एक उम्र तक वो खाना खाने लगता है, सूसू पोटी की समझ उसको हो जाती है, कहाँ करना है, कब करना है, नहीं करना है, लैंग्वेज भी पकड़ लेता है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी उसको मैं मेल हूं या फीमेल हूं ये फीलिंग नहीं आती। बच्चा सेक्स को आइडेंटिफाई नहीं करता है किसी एक लेवल तक, फिर आगे जाके ठीक है वो आइडेंटिफाई करने लगता है। इसका मतलब है कि मेरा शरीर मेल या फीमेल है। जैसे बच्चा प्यार को किस एज में आइडेंटिफाई करता है, कौन उसको प्यार देता है, कौन प्यार नहीं देता है, वो किस पे विश्वास कर सकता है, किस पे विश्वास नहीं कर सकता है, इसको वो किस एज में आइडेंटिफाई कर लेता है?
गर्भ से ही करके आता है, पहले से ही किया रहता है। इसका मतलब है कि मैं मेल या फीमेल नहीं हूं, अब मैं उसको एक नया नाम दे देते हैं। मैं जीना चाहता हूं कि मरना, क्योंकि मैं बोलता हूं तो वो ईगो है, कंफ्यूजिंग है। आत्मा बोलता हूं तो वो रहस्य में चल देता है, ठीक है। मन बोलता हूं तो वो अधूरा है। तो जब हम लंबाई में थोड़ी और लंबी बात करेंगे कभी, तो और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी एक नया नाम उसको रख लेते हैं। तो बेसिकली मैं जीना चाहता हूं, इसलिए मेरा एक नाम जीवन है। मैं जीवन हूं। जीवन का मतलब है शरीर के बियॉन्ड। शरीर मेल या फीमेल है, शरीर मेल या फीमेल है। मैं फेल या मेल या फीमेल नहीं हूं। मेरे में सोचने समझने का पोटेंशियल है ना। मुझ में विचार है, इच्छा है, ये मैं हूं फिलहाल अभी के लिए। आगे चलेंगे तो और विस्तार से बात करेंगे। तो एक बात पता चली कि मानव में जिंदा रहना और जीने की बात हमने की, तो शरीर जिंदा कैसे रहता है? शरीर जिंदा रहने के लिए शरीर को वस्तुओं की आवश्यकता है। वस्तुओं की आवश्यकता का मतलब है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा, मकान एटसेट्रा। और इसको क्या चीज की जरूरत है? मैं को क्या चीज की जरूरत है? मैं को विश्वास, स्वयं के प्रति विश्वास, सम्मान, सुख, शांति, कुल मिला के भाव। तो क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? भाव पूर्वक जीना होता है, भौतिक वस्तुओं के साथ जिंदा रहना होता है। ये बात पहुंचती है ना? भावपूर्वक जीना होता है और भौतिक वस्तुओं के साथ जिंदा रहना होता है। हम क्या कोशिश कर रहे? हम क्या कोशिश कर रहे? हम वस्तुओं के साथ जीने की कोशिश कर रहे। हम वस्तुओं के साथ जीने की कोशिश कर रहे और भाव का तो अता पता नहीं है। भाव तो कोई दूसरा ही हमको देगा। कोई मेरे को प्यार नहीं करता, ए ले, ढूंढ रहे कोई मेरे को प्यार करे। कटोरा अल्लाह के नाम पे। क्या है भाई, क्या तमाशा? ये आप में प्यार की तलाश ही दुख का कारण है। कोई दूसरा मुझको प्यार करेगा कि मैं खुद को प्यार करूंगा? मैं खुद को प्यार कर सकूं, मैं खुद पे भरोसा, दूसरा मुझ पे भरोसा करेगा कि मैं खुद पे भरोसा करूंगा? मैं खुद को प्यार कर सकूं, मैं खुद पे भरोसा कर सकूं, मैं खुद की इज्जत कर सकूं, मैं खुद को वैल्यू कर सकूं, मैं स्व मूल्यांकन कर पाऊं, सेल्फ असेसमेंट कर पाऊं, तो दूसरों के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, है ना। इसलिए स्वतंत्रता की परिभाषा है स्वयं को वातावरण के दबाव से मुक्त कर लेना स्वतंत्रता है। स्वयं को वातावरण के दबाव से मुक्त कर लेना स्वतंत्रता है। अभी वातावरण का बहुत दबाव है हमारे ऊपर। लोग क्या कहेंगे, वो मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों फुर्सत हो हम दूसरे के बारे में बात करें। बात करने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है चुगली के अलावा। जब आप चुगली करते हो तो फिर आपके पास बात करने के लिए बहुत मटेरियल होता है। यदि चुगली नहीं करनी है तो 2 लाइन में बात पूरी हो जाती है। मेरा फ़ोन नंबर कम से कम 1 लाख लोगों के पास, कम से कम। मेरे को कोई फ़ोन नहीं आता है।
मेरा फ़ोन ऐसा बिज़ी नहीं रहता है। तो इसका मतलब है कि काम की बात करने के लिए तो आपको बहुत तैयारी करनी पड़ती है। अब फ़ोन करोगे तो आपके पास कंटेंट चाहिए ना, बिना कंटेंट के आप कैसे बात करोगे? तो क्या निकला? भावपूर्वक जीना होता है भौतिक वस्तुओं के साथ, जिन तो भौतिक वस्तुओं की पैसे की कुल औकात इतनी है कि वो हमको या हमारे परिवार को या हमारे जैसे और लोगों को जिंदा रखने में सहयोगी है। भौतिक वस्तु हमको जीने में सहयोगी हो जाए, ऐसी उसकी औकात नहीं है, ऐसी उसकी हैसियत नहीं है। ये चर्चा हमने जिंदा रहने और जीने के टेबल पे की थी। तो चलो थोड़ी सी चर्चा यहाँ आगे बढ़ाते हैं। देखो, रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, मोबाइल एटसेट्रा, यहाँ थोड़ी सी हमारी क्लैरिटी बन जाए तो उसके लिए हम थोड़ी सी बात और करते हैं। रोटी अपने आप में एक फिजिकल नीड है, ठीक है। रोटी के बारे में, रोटी की आवश्यकता निश्चित है, सीमित है कि असीमित है? हाँ जी, सीमित है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि रोटी की आवश्यकता सीमित है? सभी लोग सहमत हैं। गाड़ी, साड़ी, मोबाइल, कपड़े, जैसे ही हम इस तरफ जाते हैं, अब आवश्यकता सीमित है कि असीमित होने लगती है? अब आवश्यकता सीमित है या असीमित होने लगती है? अब ये असीमित होने लगती है। देखो, रोटी भी भौतिक आवश्यकता है और गाड़ी, साड़ी, मकान, कपड़े, ये सब भी भौतिक आवश्यकता है। क्या कारण है कि जब हम रोटी की बात करते हैं तो आवश्यकता सीमित नजर आती है, लेकिन जैसे ही हम गाड़ी, साड़ी, मोबाइल की तरफ जाते हैं, अब आवश्यकताएं असीमित होने लगती हैं? ऐसा क्यों? हाँ जी। रोटी मतलब अन्न है, वो शरीर को एक लिमिट के बाद हम ज़्यादा नहीं दे सकते। इसलिए शरीर की जो लिमिटेशन है उसकी वजह से रोटी एक लिमिटेशन बन जाती है। मगर कपड़े और मकान की कोई हमें लिमिटेशन पता ही नहीं है कि कहाँ तक रुकना है। जितना भी क्यों है क्यों नहीं रुकना है? एक बार में एक ही पैंट शर्ट पहन सकते हैं। चेंज हो सकता है कि अच्छा, हर एक हाँ, फंक्शन के लिए 2-3 हो कई सकते लोग हैं तो दिन भर में भी कुछ कुछ बदलते रहते हैं। और फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट तो कैजुअल ऐसा अलग क्यों होना करते हैं इतना? चाहिए। लाइफस्टाइल का एक पार्ट बन चुका है। लाइफस्टाइल क्या होता है? दिखावा एक दूसरे दिखावा क्यों करते हैं? अब जैसे हमने बताया था कि एक रोटी और मकान से अब एक चीज आगे बढ़ चुकी है, वो अब कपड़े और लुक हो चुका है। इसलिए लुक पे भी काफी तो ब्यूटी, लुक पे इतना ध्यान क्यों देते हैं? वो हमने जो रूप वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जैसे हमें अपना आईना समाज के सामने रूप के फॉर्म में रखना है, अपना मोबाइल दिखाना है, अपना गाड़ी दिखानी है, घर दिखाना है, क्यों वैसे दिखानी है? ये इससे हमको शरीर भी अच्छा ड्रेसअप उस कर। अच्छा इंप्रेशन पड़ने से हमको क्या लगता है, हमको क्या मिलता है? रोटी की बात करें तो वो शरीर में जाती है, जो अंदर जाता है उसका एक लिमिटेशन है। पर हमारा जो मन है उसका मतलब ये भौतिक दिखावे के प्रति कोई लिमिटेशन नहीं है। वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि वो हम जो 5 इंद्रियों से सुख पा रहे हैं, वो मतलब अनलिमिटेड होता जा रहा है। और ये एक लिमिटेशन है हमारे पास कि हम इतना ही खा सकते हैं और उससे हमें संतुष्टि हो जाती है इसीलिए। पर उन सारी चीज़ों में कभी संतुष्टि नहीं होती है। उसमें हमें मन और विचार पे कंट्रोल नहीं है, इसीलिए वो इन्फिनिटी तक बढ़ता रहता है। जी, बढ़िया। लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो दिखावा करते हैं तो उससे शायद उनको सम्मान प्राप्ति हो, जो मोस्टली सब देखा देखी में ही चल रहा है। ऐसा स्टेटस सिंबल है। स्टेटस सिंबल है, हाँ। वो और ऐसा है कि दूसरे कर रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रह जाऊं, वो भावना रहती है। अगर एक बार समझ आ गया कि
कपड़ा है तो उसका काम है शरीर को ढकना, तो कुछ पेयर्स इनफ होगी। ऐसा नहीं है कि मुझे अलमारी भर भर के कपड़े होने ही चाहिए तो ही मैं खुश रहूं और वो सब। वो चीज़ें सारी मकान और गाड़ी मोबाइल में भी यही लागू पड़ता है। जी, बढ़िया। मुझे लगता है ये जो भाव है उसी को हमें लगता है कि रोटी कपड़ा मकान से कंप्लीट होंगे, तो वो एक भ्रम जैसा रहता है, तो बहुत इसीलिए बढ़िया। ये सारी चीजें हम देखो ये कंक्लूजन इन्होंने अच्छा दिया है। आपने भी कहा कि हम वस्तुओं से भाव पाना चाहते हैं, हम वस्तुओं से भाव पाना चाहते हैं, है ना। लोग मेरा सम्मान करें, सम्मान तो भाव है, तो लोग मेरा सम्मान करें उसको हम वस्तुओं से पाना चाहते हैं। इसका मतलब हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम क्या कोशिश कर रहे हैं, इन सब को एक नाम दिया तो बोला ये सब सामान है, और भाव की बात करें तो उसका नाम सम्मान है। क्या कोशिश कर रहे हैं हम, सामान से, और सम्मान हम कितना चाहते हैं, निरंतर। और वो कहाँ से चाहते हैं, सामान से। इसलिए सामान कितना हो गया, निरंतर, असीम। तो सामान से सम्मान की तलाश। कितने प्रतिशत लोग, कितने प्रतिशत लोग, कितने प्रतिशत लोग भारत के किसी गांव में, अहमदाबाद में, लंदन में, अमेरिका में, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे प्लेनेट पे कहीं भी चले जाएं, कितने प्रतिशत लोग होंगे, और इस ये अशिक्षित में ज़्यादा है कि शिक्षित में ज़्यादा है। तो इसमें शिक्षित अशिक्षित का भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। लार्जली कहेंगे तो शिक्षित में ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिल रहा है। ठीक, सम्मान क्या होता है, सम्मान क्या होता है, सम्मान क्या होता है? सम्मान किसको बोलेंगे? हाँ जी। आई थिंक स्वयं के लिए जो हम मान देते हैं उसको स्वयं स्वयं को जो मान सम्मान। देते हैं वो सम्मान है। जैसे इस पेन का कोई सम्मान होगा कि नहीं होगा? पेन का सम्मान क्या है? सर उसकी जितनी इम्पोर्टेंस हम इम्पोर्टेंस, लेबल देंगे उसकी जो इम्पोर्टेंस हाँ। है, लिखना। हम्म, और यदि ये लिखने इससे लिखना नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो वो इसका डस्टबिन में जाने देंगे। ठीक, राइट। तो इसका मतलब है कि किसी चीज की उपयोगिता उसका सम्मान है, किसी चीज की इंपॉर्टेंस, किसी चीज की उपयोगिता उसका सम्मान है। तो ये बात हमको पता चली, है ना। तो इसको हम चर्चा करेंगे कि सम्मान किसको बोल रहे। एक लोचा पकड़ में आया, दूसरा लोचा। इन सारी चीजों को एक बोलचाल की भाषा में हम दूसरा शब्द भी देते हैं, सुविधा। सुविधा मतलब, और इसको एक नाम देते हैं, इस सारे भाव को एक नाम देते हैं सुख। जैसे हम क्या बोलते हैं, आने जाने की सुविधा। ये आने जाने की क्या सुविधा है, यहाँ पे रहने की क्या सुविधा है, और फिर एक नाम देते हैं जन सुविधाएं। ठीक, लिखा रहता है जन सुविधाएं। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि इंद्रियों से जुड़ा हुआ जितना भी फैलाव है, इंद्रियों से जुड़ा हुआ जितना भी खाने पीने की सुविधा, ठीक है, तो खाने पीने से लेके, आने जाने से लेके, रहने से लेके, जन सुविधा से लेके, इसका मतलब है कि इंद्रियों से जुड़ा हुआ जितना भी संसार है, इंक्लूडिंग बच्चे को जन्म देने की घटना, है ना। यदि फिजिकल लेवल पे देखेंगे तो इंद्रियों से जुड़ा हुआ मामला है। तो जहां से भी
ये सब कुछ मिला के शरीर का जितना भी फैलाव है उसको हम सुविधा पक्ष में गिन सकते हैं। शरीर से जुड़ा सेंसरी हैप्पीनेस, सेंसेस। सुबह से शाम तक, एक गांव से लेके लंदन से लेके अमेरिका तक, सुबह से शाम तक हमारी सारी मेहनत किस बात के लिए है? क्या चीज के लिए हम दौड़ रहे हैं? कि सुविधा बेहतर हो जाए, खाने पीने की सुविधा, पैकेज। सारा पैकेज किस काम आता है? सारा पैकेज इसी काम आता है कि सुविधा बेहतर हो जाए। तो हम सुबह से शाम तक और जिंदगी का बड़ा हिस्सा इस बात में लगे हैं कि सुविधा बेहतर हो जाए। सुविधा के लिए तो हम सब सोच रहे हैं और पहले से बेहतर भी हो गई है, लेकिन ये जो स्टेट ऑफ माइंड है, ये जो निरंतर सुख है, इसके लिए हम क्या सोचते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में? जब आप अहमदाबाद में रहते हो, सूरत में रहते हो, रोज सुबह उठते हो, सुबह से लेकर शाम तक हम क्या चीज के लिए सोचते हैं? जब स्कूल टाइम में रहते हैं तो एजुकेशन के लिए सोचते हैं, उससे बाहर निकलते हैं तो जॉब के लिए, पैकेज के लिए सोचते हैं, और पैसा मिल जाता है तो एक घर कैसी होगी, गाड़ी कैसी होगी, और कहाँ घूमने जाएंगे और कहाँ खाना खाने जाएंगे वगैरह वगैरह सोचते हैं और उसको करते हैं। लेकिन मेरे भीतर ये स्टेट ऑफ माइंड मेरा बेहतर हो जाए, है ना, मेरे भीतर एक भाव और विचार की स्टेबिलिटी आ जाए, इसके लिए हम क्या सोचते हैं? अपनी जिंदगी में मैं किसी परमानेंट हैप्पीनेस को पा जाऊं, उसके लिए क्या सोचते हैं? वो हमारी जरूरत है कि नहीं है? जरूरत है कि नहीं है? है तो फिर उसके लिए क्या सोचते हैं? उस तरफ ध्यान ही नहीं है। और क्या मान के जी रहे हैं? क्या मान के जी रहे हैं? सुविधा हो गई तो सुख हो, यही सुख है। हम सुख का हमको पता ही नहीं है, सम्मान का हमको पता ही नहीं है। सुख हम चाहते हैं, ये असीम है, निरंतर है, और सुविधा असीम हो जाए। फाइनली सुविधा असीम हो जाए तो सुख पूरा हो जाएगा। ऐसा कितने प्रतिशत लोग मान के जी रहे हैं? कितने प्रतिशत? ऑलमोस्ट ऑल। ठीक, तो सबका ऊपर वाला माला खाली। फिर बोलोगे कि हमारे घर में, इसके बावजूद भी हंस लेते हो, क्या बुरा है? ना जिंदगी में सम्मान का पता है। और देखो, सोचने लायक बात है, और कम से कम इस देश में जहाँ पे इतना बड़ा धार्मिक विचार, इतना बड़ा अध्यात्म का फैलाव, इतनी बड़ी धार्मिक परंपराएं, है ना, 60 लाख साल से हम इस धरती पे हैं, ऐसा इंटरनेट बताता है ना। मान लो 2 लाख साल जैसे अभी हैं ऐसे हैं। इन 2 लाख साल की जर्नी में हमको सम्मान समझ में आया? क्या लगता है? सुख समझ में आया? जीना समझ में आया? तो इससे ये समझ में आता है कि हमारी जिंदगी का एक ब्लॉक पूरी तरह खाली है। ऐसा खाली है कि हमारी इमेजिनेशन में भी नहीं है। मतलब एक तो रहता है ना कि कम से कम मेरे पास, मेरी आज जॉब नहीं लगी है पर मेरे को पता है कि जॉब क्या होती है। मैं कॉलेज नहीं गया हूं पर मेरे को पता है एजुकेशन क्या होता है। मैं 12th तक पढ़ा हूं। तो कुछ चीजें हैं जिनके मेरे पास कम से कम शब्द है, एक इमेजिनेशन है। यहां तो हालत ऐसी है कि इमेजिनेशन में भी पता नहीं है। और कितने प्रतिशत लोग, ये आश्चर्यजनक लगता है कि नहीं लगता है? हम पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को इलीट क्लास में गिनते हैं, समाज के संभ्रांत वर्ग में गिनते हैं, और हम में से अधिकांश की हालत ऐसी है कि हम सामान से, लड़का देखने जाते हैं तो क्या देखते हैं? लड़की के लिए लड़का देखते हैं या लड़की? इधर तो दहेज नहीं चलता है ना। ना भी चलता हो कोई बात नहीं, तो लड़की की, अब लड़की के लिए लड़का देखने जाते हैं तो क्या क्या देखते हैं? अच्छा लड़का मिल गया मतलब, अच्छा स्कूल मिल गया मतलब महंगा स्कूल, और अच्छा लड़का मिल गया मतलब ज्यादा पैसे, अपने से ज्यादा पैसे वाला घर मिल गया। मतलब जैसे तुम्हारे घर में पैसा ही नहीं था, पैसे ही ढूंढ रहे।
तो हमारे लिए अभी अच्छे का मतलब पैसा है। तो मोटे रूप में ये समझ में आता है कि हमारी सम्मान की कोई क्लैरिटी नहीं है, हमारी सुख की कोई क्लैरिटी नहीं है ना। अब समझ सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि पेन की उपयोगिता, पेन का सम्मान, कुर्सी की उपयोगिता, कुर्सी का सम्मान, मेरी उपयोगिता, मेरा सम्मान, जैसे दो चीजें हम पकड़ के चलते हैं। जैसे मानव का सम्मान क्या होगा? मानव का सम्मान क्या होगा? मानव की उपयोगिता। तो मानव की उपयोगिता क्या होगी? पैकेज। कितने पैसे कमा सकते हो? तो मानव की उपयोगिता का बोला, देखिए 4 जगह हैं जिसको हमको भरना होगा। मानव स्वयं की स्वयं के लिए उपयोगिता, स्वयं की स्वयं के लिए उपयोगिता, स्वयं की परिवार में उपयोगिता, स्वयं की समाज में उपयोगिता और स्वयं की प्रकृति के साथ, नेचर के साथ उपयोगिता। इतना है आदमी का सम्मान का फैलाव, आदमी की उपयोगिता का फैलाव। इससे ज्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। आज नहीं कल कोई ना कोई पॉइंट पे आपका ध्यान जाता ही है कि मेरी समाज, मैं भी कुछ अच्छा करूं, ये हमारे ध्यान में आता ही है, किसी ना किसी रूप में आता ही है। कोई भी आदमी है अपने आप में मानव है ही है, किसी परिवार का हिस्सा है ही है, किसी समाज में है ही है और किसी पर्यावरण में सांस लेता ही है। तो ये 4 आयाम धरती के हर मानव के साथ जुड़ा ही हुआ है। तो बताइए, स्वयं की स्वयं के लिए क्या उपयोगिता है? स्वयं की स्वयं के लिए क्या उपयोगिता है? आपकी खुद के लिए क्या उपयोगिता है? हम माइक तो दे ही सकते हैं कम से कम। खुद को जान लेना, ये भी उपयोगिता है। स्वयं को जानना। हाँ, देखिए शुरू से हम ये चर्चा कर रहे हैं, मैं एक मानव हूं, तो बाय डिफॉल्ट, बाय नेचर निरंतर सुख की चाहना मेरे भीतर मौजूद है और मैं इसको खत्म नहीं कर सकता, मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता। क्या कर सकता हूं? इसको पूरा कर सकता हूं, और ये इसको पूरा करना मेरी जरूरत है। तो किसी भी आदमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मेरा खुश रहना मेरी जिम्मेदारी है। मेरा खुश रहना मेरी जिम्मेदारी है। मेरा खुश रहना, कोई पूछे कि आजकल क्या करते हो? खुश रहता हूं। है? और क्या? फिर देखो सामने वाला क्या सोचता हो, कहता है यार फिर मैं तो खुश नहीं हूं। आजकल क्या करते हो का एक ही मतलब है, कितना कमाते हो। हमारा सब कुछ पैसे में जाके जुड़ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा कमाना कोई गलत काम है, लेकिन सारा पैसा भी फाइनली कहां खर्च करते हो? सारा पैसा भी फाइनली किसके लिए खर्च करते हो? अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और उससे फैमिली से कोई रिटर्न मिलता नहीं। फैमिली फाइनेंशियली नॉन वायबल यूनिट है। फैमिली करना अच्छी बात नहीं है यदि फाइनेंशियली सोचोगे। इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो फैमिली करना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि डालते जाओ, प्रॉफिट कोई है नहीं, वापस कुछ नहीं मिलता है। इसका मतलब यह हुआ, पैसा हमारे लिए आज भी इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, बल्कि अब अभी हमारे लिए पैसा ही इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बावजूद भी हम सारा पैसा अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली पे या चैरिटी पे, जो हमको ठीक लगता है उस पर हम खर्च कर देते हैं। इसका मतलब जिसके लिए जिसको खर्च कर दिया वो उससे बड़ा हुआ कि छोटा हुआ?
जिसके लिए जिसको खर्च कर दिया, फैमिली के लिए, रिलेशंस के लिए पैसा खर्च कर दिया, तो रिलेशन बड़ा है कि फैमिली बड़ा है? रिलेशन बड़ा है कि पैसा बड़ा है? आज भी मोहवश जीते हुए आज भी हमारे लिए पैसे से बड़ा रिलेशन है, क्योंकि आज भी हम अपना पैसा अपने रिलेशंस में, अपनी फैमिली के लिए खर्च करते हैं, लेकिन इसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। इस ऑब्जर्वेशन को हम बहुत ऑब्जेक्टिवली नहीं ले पा रहे हैं, है ना। जैसे आदमी बड़ा कि पैसा बड़ा, आदमी बड़ा कि पैसा बड़ा? बोलते समय आदमी बड़ा, जीते समय पैसा बड़ा, क्योंकि कभी जिंदगी के बारे में हमने ऐसा सोचा नहीं है। ऐसा सोचने का हमको कोई तरीका बहुत ठीक से मिला। तो इससे हमारी ये क्लैरिटी बनती है, सबसे इंपॉर्टेंट काम मेरा खुश रहना मेरी जिम्मेदारी है। कितने लोगों को ये बात ठीक लगती है? और अभी हमने क्या कर रखा है? मेरा खुश रहना किसकी जिम्मेदारी है? मेरा खुश रहना किसकी जिम्मेदारी है? और बेटी का बाप कहता है मैं एक लड़का ढूंढ रहा हूं जो मेरी बेटी को खुश रखेगा। तेरी बेटी खुश नहीं है तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उतर आए, इसको खुश कर नहीं सकते। वो क्या विचारा करेगा? वो खुद ही पहले से दुखी है। तो हम बहुत आधी अधूरी सी बात कर रहे हैं, बहुत समझ के बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्लैरिटी हुई कि मेरे समझने से, है ना, मेरे समझने से, मेरी समझण से मेरी खुशी बनती है। तो जब तक मेरे को क्लैरिटी नहीं है, जब तक मुझको जीने की समझ नहीं है, क्यों जीना है, कैसे जीना है, फिर मेरी क्लैरिटी बन जाए तो उससे मेरा भाव और विचार स्टेबल हो जाए, मेरा भाव और विचार दूसरों से नेगेटिवली प्रभावित नहीं होता है, मैं दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होता हूँ, ये मेरी स्टेट ऑफ माइंड है, ये मेरी स्टेबिलिटी है, ये मेरी खुशी है। इसी का नाम सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ये मेरे लिए मैं करूंगा कि दूसरा करेगा? नहीं, मेरा हस्बैंड मेरे लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आएगा। अरे मेरे खाने से मेरा पेट भरता है कि मेरे बच्चे का भरता है, कि मेरी बीवी का भरता है? मेरे खाने से मेरा पेट भरता है और मेरी बीवी का पेट भरना है तो उसको खाना पड़ेगा। तो यदि मेरे समझने से मेरी खुशी बनती है, मेरे समझने से मेरी बीवी की खुशी नहीं बनती, हाँ मैं उसको तंग नहीं करूंगा। मैं समझदार आदमी हूं तो मैं इतना करूंगा कि मेरी वाइफ को, मेरे बेटे को अनावश्यक तंग नहीं करूंगा। लेकिन फाइनली जो स्टेट ऑफ माइंड है, वो जो भाव और विचार की स्थिति है, वो तो हर व्यक्ति की इंडिविजुअल है। आपके भाव और विचार में, आपके स्टेट ऑफ माइंड में यदि इनसिक्योरिटी है, यदि फियर है, यदि कॉम्प्लेक्सेस हैं, उसको दूसरा कुछ नहीं कर सकता। तो आप कितने भी बड़े महाअवतार पैदा हो जाओ, आप कितने भी बड़े महापुरुष रहो, आप सामने वाले के समझने में सहयोगी हो सकते हो, लेकिन सामने वाले को समझना तो उसको स्वयं को है। ये तो हमारे ही करने का काम है। इसलिए मेरा खुश रहना मेरी जिम्मेदारी है। जब तक मैं इसकी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता, और भारत में तो इसकी जिम्मेदारी हमने देवी देवताओं को दे रखी है ना। तो मेरा खुश रहना मेरी जिम्मेदारी है, वो किसी महापुरुष की जिम्मेदारी नहीं है, वो किसी देवी देवता की जिम्मेदारी नहीं है। समझने का काम मुझी को करना है। समझने का काम मैं करना शुरू करता हूं तो कोई देवी देवता सहयोगी हो सकता है, कोई मानव सहयोगी हो सकता है, मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ सहयोगी हो सकती है, लेकिन मेरा समझदारी, मेरा सुखपूर्वक जीना मेरी जिम्मेदारी है। इसके लिए एफर्ट मेरा होगा। तो क्या अभी तक हमने अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पे बैठने की जिम्मेदारी स्वीकारी है? या जिंदगी की ड्राइविंग सीट होती है ऐसा अपने को पता ही नहीं है? अपने को तो किसी कंधे पे लटक के जीना है। तो अभी हमारा ध्यान इस बात पे जाता है कि एक फादर होने के नाते, एक पति होने के नाते, सही अर्थ में जब हम ये कह रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ से अच्छा दूसरा कोई दोस्त हो नहीं सकता। हस्बैंड वाइफ वो चीज है जो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली ट्रांसपेरेंट है, जहां हमारा कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, जिसका सपोर्ट हमारे लिए पूरी तरह से उपलब्ध है। यदि ये दोनों लोग समझने की राह में यात्री हो जाते हैं, क्यों जीना है, कैसे जीना है, अपने भाव और विचार में दोनों यात्री जर्नी में हम शामिल हो जाते हैं,
तो इस यात्रा को बहुत हम सुखद तरीके से पूरा कर सकते हैं। कितना बढ़िया। तो मेरे को लगता है कि हमारा 3 दिन का टेक अवे ये है कि शादी से घबराने की जरूरत नहीं है। जितना जिस तरह से लड़का लड़की अभी एक दूसरे को देखने जाते हैं, वो देखने लायक वाली आंखें अभी हमारे पास है नहीं। हम पैसा देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं, हाइट देख सकते हैं। जिन चीजों को हम देख रहे हैं उसका आचरण से कोई ज्यादा रिलेशन है नहीं। हाँ, इंस्टाग्राम पे किस तरह की फोटो डाल रखी हैं तो उसका बिहेवियर किस तरह का होगा, उसका फ्रेंड सर्किल कैसा है, उसमें जरूर कुछ छोटी मोटी चीजें हमारे ध्यान में आ सकती हैं। लेकिन हम नहीं कह सकते कि भाव और विचार के रूप में एक आदमी का जब तक उसके साथ रहा नहीं जाए, वो भी शादी के बाद। शादी के पहले जब आप साथ साथ रहते हो तो आप अपने भाव और विचार का दी बेस्ट दूसरे को देते हो, दूसरा भी अपने भाव और विचार का दी बेस्ट आपको देता है। उस समय आपको वो जो गैप्स हैं वो शायद उतने पता नहीं चल सकते हैं जितने बाद में पता चलते हैं। तो फिर चिंता करने की बात नहीं है। जिससे भी शादी होगी ठीक है, जो आपको देखना है, जितनी अकल है आपकी उतना आप देख लो, बाकी कोई गैप होगा तो मिलजुल के पूरा करेंगे। तो इतनी भी क्या चिंता की बात, डरने की बात नहीं। एक केस दिल्ली में एक शिविर हम कर रहे थे। एक हस्बैंड वाइफ थे तो उनका डिवोर्स होने वाला था। तो किसी ने उनको कहा तो देखो डिवोर्स तो लेना ही है, एक शिविर कर लो भाई, 7 दिन बाद ले लेना, इसमें क्या दिक्कत है। तो पता नहीं कैसे वो लोग मान गए, आ गए। उसमें से हस्बैंड जो था वो आर्मी में कर्नल था और वाइफ जो है किसी आईटी कंपनी की एचआर हेड थी। तो वाइफ 1800 लोगों को कमांड कर रही थी और हस्बैंड 1100 लोगों की बटालियन या उससे कुछ और बड़ा कम ज़्यादा कर रहा था, और दोनों का आपस में सेटिंग नहीं जम रहा था। 4 दिन बाद कर्नल साहब बोलते हैं, बॉस मेरे को अपने गैप समझ में आ रहे हैं और मैं ठीक कर लूँगा, मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है। वाइफ से बोला, वाइफ बोली सब गलती इन्हीं की है। मैं इसको तो अभी कुछ बात करना बेकार है। अभी 7वें दिन पूछा तो फिर उनका सुर बदल गया। बोले अभी हम लोग को बैठ के बात करने की जरूरत है और ऐसा लग रहा है कि हम लोग गाड़ी निकाल लेंगे। अगले एक शिविर में फिर आए और उसके बाद पता चला कि अब वो बच्चे प्लान कर रहे हैं। ठीक, और ऐसे एक केस नहीं है, पिछले ही पालिताना वाले शिविर में 2 केस ऐसे थे। क्यों, है ना, और उनमें से एक केस यहाँ मौजूद है। वाह, मैं तो अभी पहचाना तुमको। कैसा हुआ है, कुछ शेयर कर दो यार, तुमको देख के इनको प्रेरणा मिलेगी। आओ सामने। मैं बार बार तुम्हारा चेहरा देख के इसमें लग रहा था कहीं देखा है। क्या हो गया कि हमारे साथ लगातार शहर और लोग बदलते रहते हैं तो सभी देखे देखे से लगते हैं। हाँ जी, नमस्कार सभी को। मेरा नाम हिरल है और मैथमेटिक्स में मास्टर किया है, बीएड भी किया है और अभी एमएड चालू है और साइड में एक बिजनेस भी। ये मेरे हस्बैंड है। शादी को 1 साल हुआ और प्रॉब्लम चालू हो गई थी हम दोनों के भी बीच में और फैमिली में भी जो होता है। फिर दिसंबर में मैंने पहली शिविर की परिचय एक फ्रेंड के थ्रू बोला था कि दीदी आप कर लो एक बार, अच्छा है, मतलब आप एक्टिव हो, आरएसएस में भी जुड़े हुए हो और ऐसे भी मैं मतलब ऐसे कामों में जुड़ी रहती हूँ तो अच्छा लगता है मुझे अच्छे काम करना, हेल्प करना किसी की। तो उसने बोला कि आप एक बार कर लो दीदी, अच्छा रहेगा, मतलब आपको इंटरेस्ट है। तो मैंने पालीताना शिविर ऐसे ही कर ली थी। मतलब कोरोना के बाद मुझे लगा कि कहीं बाहर चले आते हैं, वैसे भी घर में बोर हो चुके थे, तो फिर उस तरह से मैं आ गई थी पालीताना शिविर में। फिर 4 दिन तो मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत सारे मैंने क्वेश्चन किए थे सर को, अपने तर्क से हिसाब से, लॉजिक बाहर का जो भी नॉलेज था उस हिसाब से। अभी मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ आपको,
बट वो सब मतलब शांत हो गया है दिमाग में। उस टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं, जैसे अभी सारे नए लोगों को उठ रहे हैं, तो मैं समझ पा रही हूँ उस बात को। फिर 5वें दिन मैं बहुत रोई थी। फिर पास्ट का सारा फ्लैश हुआ मेरे सामने कि मैंने कहाँ पे गलती की। गलती दोनों की साइड से होती है तभी तो प्रॉब्लम होता है, बट मुझे पहले मेरी गलती दिखी कि मैं कहाँ पे अच्छा कर सकती थी और नहीं कर पाई। तो सारी गैप्स मुझे दिखी, मेरी सारी मिस्टेक पहले मुझे ही दिख रही थी बस। तो फिर बहुत रोना आया। 5वें ही दिन मैं बहुत रोई और उसी दिन मैंने धवल को मैसेज किया કે रियली सॉरी, મારાથી બહુ મોટી મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે એમ। और फिर मैंने ट्राई किया हम दोनों के रिलेशन को सुधारने का। फिर इनको अच्छे से बात की, मैंने जो भी मतलब मैंने सीखा था शिविर में, अपनी तरफ से जो भी मैंने समझा था वो ट्राई किया प्रेम से समझाने के लिए। फिर इनको कन्विंस किया, ये कन्विंस भी हुए। फिर दूसरी शिविर अध्ययन शिविर पालीताना में ही हुई थी, तो मैं कन्विंस कर पाई, मैं उसमें सफल रही और इनको ला पाई अध्ययन शिविर में। मतलब वो ठीक नहीं था, सेकंड लेवल का था, मुझे पता था इनको शायद नहीं, तो पहले मैंने थोड़े वीडियो की लिंक से शेयर की थी और उनको दिखाया था कि एक बार देख लेना जब भी टाइम मिले। उनका भी बिजनेस है तो पूरा दिन काम में होते हैं सोलर का। तो फिर मैंने मेरी बात मानी उन्होंने, क्योंकि उनको भी था कि रिलेशन मतलब सुधरे और हम दोनों साथ में जिए मतलब। तो उन्होंने भी मेरी बात मानी और उन्होंने वीडियो भी देखे और वो कन्विंस भी हुए, बोला कि हाँ चलो चलते हैं, अगर रिलेशन इससे मतलब बेटर होता है तो और क्या चाहिए फिर। तो अध्ययन शिविर में आए और उनको थोड़ा मतलब समझ में आ रहा था, थोड़ा नहीं आ रहा था, स्वाभाविक है, वो उन्होंने परिचय नहीं किया था। फिर जितने भी क्वेश्चन उठ रहे थे साइड में मैं सॉर्ट आउट करती रहती थी, जितना मुझे नॉलेज था उनके सवालों का जवाब देती थी। फिर जिग्नेश भाई है उनसे थोड़ा करवा लेती थी, दूसरे और प्रबोधक है मतलब जिनको नॉलेज था उनसे बात कर लिया करते थे। फिर वहाँ पे भी थोड़ी मचमच चलती रहती थी। फिर वहीं पे ही मतलब कंक्लूजन निकल गया कि चलो ठीक है, इनको भी थोड़ा लगा कि मेरी भी कहीं ना कहीं गलती थी, उनको भी रियलाइज हुआ। तो अच्छा है, मतलब अब काफ़ी बेटर है कि उसके बाद इन्होंने उनको तो मुझे पहले शिविर के बाद इनको मुझ में चेंज दिखा था और अध्ययन के बाद मुझे इनमें चेंज दिखा कि जो पहले छोटी छोटी बात पे एक्सप्लेनेशन देना पड़ता था मुझे या इनको भी, तो वो बहुत कम हो गया। जैसे बातें थोड़ी कम हो गई, जो लंबी लंबी ऐसे ही बातें फालतू करते रहते थे वो कम हो गया। छोटी छोटी बात पे एक्सप्लेनेशन देना नहीं पड़ता है, अब वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है, ऐसा लगता है बिना बोले थोड़ा कुछ समझ जाते हैं हम कि इसको मतलब ये कहना चाहता है या मतलब इसको ये चाहिए वो। तो बातें कम हो गई और अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई और बहुत ही बेटर है। अभी भी मतलब जैसे कर रहे हैं अभी, मैं बोलती हूँ धवल को कि कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो सर को, तो मतलब बोल रहे हैं कि नहीं जो मतलब है वो साथ में क्लियर होता जा रहा है, मतलब मन में ही है बट यहाँ पे सब पूछ रहे हैं। और जितना भी अभी मैंने बोला कि ये सारा परिचय का ही चल रहा है कॉन्सेप्ट, थोड़ा मतलब थोड़ा सर ले रहा है, मतलब परिचय का ही थोड़ा चल रहा है, तो आपका अच्छा है, मतलब मैं ऐसा बोलती हूँ उनको कि आप थोड़ा ध्यान दो इसमें। तो उनके भी सारे सवालों के कुछ जवाब मिल रहे हैं, तो बस ट्राई कर रहे हैं, अभी हैप्पी है। हेलो, मेरा नाम धवल है। मैं डायरेक्ट अध्ययन शिविर में आया था जब हमारी प्रॉब्लम चल रही थी उस टाइम पे, तो दिमाग में एक ही चल रहा था कि इनकी बात क्यों सुनूं मैं फॉल्ट में हूँ ही नहीं तो इनकी बात क्यों सुनूं। फिर भी मैंने कहा चलो एक बार मान लेता हूँ, जाके देख लेता हूँ क्या होता है। वहाँ पर जाने के बाद मेरा जो माइंड था आज भी वैसा ही है बट उससे कम हो गया। गुस्सा बहुत है मेरे में, कोई भी बात कोई भी मुझे बोले या मेरे सिर पे चढ़ के कोई भी बोले कि ये करना है तो मेरे से नहीं होता आज भी। बट हाँ, यहाँ पे आके थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, गुस्सा कम हुआ, तो उसी वजह से एक नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो चुकी है। बाहर लोगों से भी शांति से प्यार से बात करता हूँ,
इनका अभी मेरे साथ जो भी चल रहा है वो अभी मोस्ट ऑफ बोल दे तो सॉर्ट आउट हो चुका है, और आगे जाके हम ट्राई करेंगे कि और बेटर हो। नेक्स्ट ये सोचा है कि साथ में फैमिली को लेके आएंगे, और हाँ। दोनों ने संकल्प किया है कि ये अपनी फैमिली और मैं मेरी वही, फैमिली, वही। और साथ में सब आएंगे, ऐसा बोला है, सोचा है। थैंक यू सो मच सर। देखिए, सार इतना ही है कि प्रॉब्लम आने के बाद फैमिली लाओगे कि पहले लाओगे। ये बिल्कुल ठीक है कि जब तक आईना नहीं है हमको गलती दूसरे में ही दिखती है। और इस शिविर की खूबसूरती ये है कि ना तो हमको आपसे पूछना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है, आपको खुद ही प्रॉब्लम भी दिख जाती है, आपको खुद ही सॉल्यूशन भी दिख जाता है और अपने अपनी ज़िंदगी शुरू कर देते हैं। पिछले 20 सालों में ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। तो पहले हम लोग बैठ के ना सुनते थे प्रॉब्लम, अब वो सुनने वाला काम बहुत पकाने वाला काम था। वाइफ सुनाती है तो उसकी सारी बात सुन के ऐसा लगता है कि सारी प्रॉब्लम हस्बैंड की है। जब हस्बैंड सुनाता है तो सारी बात सुन के ऐसा लगता है कि सारी प्रॉब्लम वाइफ की है। जब दोनों ही ठीक थे तो प्रॉब्लम क्यों था? अब तो आप हस्बैंड वाइफ, तो मैं इतने सालों में ये समझा कि हस्बैंड वाइफ इतना रहस्यमय रिलेशन है कि इसको सुनने से कोई मतलब नहीं। काउंसलिंग वाले इसलिए सुनते हैं कि उनको मिनट के हिसाब से पैसा मिलता है। भाई साहब, काउंसलिंग वाले को पैसा नहीं मिले तो कोई हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम नहीं सुनेगा, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम बिल्कुल कहीं और रह जाती है, आदमी बता बिल्कुल कुछ और रहा होता है। तो इससे अच्छा यही है कि दोनों को सुने बिना डायरेक्टली दोनों बैठें, खुद समझें, अपने अपने गैप देखें और मिलके पूरा कर लें। माइक 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 माइक। हेलो। पहले दिन जब अध्ययन में आया था तब ऐसे ही लग रहा था मेरे को कि इनकी प्रॉब्लम है, इनसे फॉल्ट हो रहा है। बट 8वें दिन जब घर जा रहे थे तब ये सब जो 8 दिन का जो भी सुना समझा, बाद में समझ आया कि गलती इनकी है ही नहीं, मेरी समझ की थी कि मैं समझा ही नहीं इनको। अब इस जगह में लाने को आदमी को एक और प्रॉब्लम है, जब आप किसी को समझा रहे होते हो ना तो वो डिफेंस मैकेनिज्म लगा देता है ना। जैसे मैं घर पे रहता हूँ, जब अपने घर जाता हूँ तो कोई ना कोई लोग मिलने आ जाते हैं, और कोई ना कोई लोग ऐसे मिलवाने आते हैं कि इसको मैं लाऊंगा, मैं उसको बताया नहीं हूं पर आप उसको समझा देना। अब वो बहुत एक पर्सनल सर्किल से होते तो मना भी नहीं कर सकते, ठीक है ले आओ। जैसे आप किसी को समझाना शुरू करते हो तो वो तुरंत अपना डिफेंस मैकेनिज्म लगा लेता है। और अक्सर मैंने देखा जो तीसरा साथ में आया था बिना ही मतलब, वो समझ जाता है। तो अक्सर ये होता है कि जो अनकंडीशनली सुन रहा होता है वो बेहतर समझता है। इसलिए सर्वे ये बताता है कि बच्चे अपने माँ बाप की तुलना में दादा दादी नाना नानी से ज्यादा समझते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप के साथ बच्चे की भी कंडीशनिंग हो जाती है, जब भी कुछ बोलेगा कुछ समझाएगा, ये मत कर, वो मत कर, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। दादा दादी के साथ उसको लगता है कि एक अनकंडीशनल लव है, उनके साथ सारी गलतियां माफ है। तो आदमी वहां बैठ के कोई चीज सुनना चाहता है जहां उसकी सारी गलतियां माफ है, जहां उसको जज नहीं किया जाता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम दूसरे की गलती मान रहे होते हैं तो ऐसे में कोई बात हो ही नहीं सकती ना। आप एक दूसरे को समझा ही नहीं सकते। तो केवल एकमात्र तरीका है आदमी से बात करने का कि उसको किसी भी तरह से अपनी गलती का एहसास यदि हो जाए तो वहां से संवाद शुरू हो सकता है। तो संवाद शुरू होने का एक ही मतलब है। और दूसरी बात, वो जो एक दूसरे के साथ जो कुछ घट रहा है उसके साथ साथ फैमिली के बहुत सारे अंडरकरंट्स काम कर रहे होते हैं। कभी आपने मम्मी के दबाव में कोई चीज बोल दी होगी, कभी इन्होंने किसी और के दबाव में आपसे कुछ कह दिया होगा। तो ये पूरी की पूरी फैमिली में ये क्लैरिटी बन जाए कि जिस तरह से एक परिवार में
जिंदा रहने के लिए एक परिवार में सुविधाओं के लिए हम मिलके मेहनत करते हैं, मिलके पैसा कमा के लाते हैं और सारे मिलके उस परिवार में साफ सफाई से लेके जो भी कुछ खाने पीने का सारा प्रबंध करते हैं। उसी तरह से मानसिकता को भी कमा के लाना, उसी तरह से पैसा कमा के जैसे लाते हैं वैसे ही माइंडसेट को भी अर्जित करना होता है और माइंडसेट को भी प्रयोग करके ये कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये काम करता है। दोनों इक्वल काम है, ऐसा इक्वल इंपॉर्टेंस हम दोनों, बल्कि इक्वल नहीं है, हाँ इक्वल नहीं है। माइंडसेट वाला पार्ट ज्यादा वेटेज रखता है और फिजिकल वाला पार्ट कम वेटेज रखता है। बढ़िया। तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि अब हमको धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि जिन प्रॉब्लम्स को लेके हम बात कर रहे हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, वो बल्कि वो केवल क्या बोलेंगे, ऑफशूट हैं किसी एक गहरी मान्यता के। और कितनी सारी गहरी मान्यता निकलेगी, ये मैं कुछ केवल 3 दिन में तो केवल आपके सामने कुछ वो चीजें रख रहा हूं जो आपके लिए अभी कंसर्न्ड हो सकती हैं। जब जैसे 8 दिन का शिविर आपने किया, बल्कि आप तो डायरेक्टली उस शिविर में आ गए जिसमें आदमी 2 वर्कशॉप करके आते हैं, तो आप सीनियर वाली वर्कशॉप में आ गए। फिर भी कल्याण हो गया, अच्छी बात है ना। हाँ जी, क्या निष्कर्ष निकला इस चर्चा से? क्या निष्कर्ष? तो एक बात क्या निकली, स्वयं के लिए उपयोगिता, स्वयं के लिए उपयोगिता। तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत दुख पाया है हमने, अपनों से दुख पाया, अपनों को दुख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मेरा खुश रहना मेरी जिम्मेदारी है। और ये नहीं हुआ, आप खुश नहीं हो तो जो जिसके पास है बांटेगा, आप परिवार को दुख दोगे, आप समाज में दुख दोगे, आप नेचर को दुख दोगे। तो मेरा खुश रहना मेरी जिम्मेदारी का मतलब है क्यों जीना है, कैसे जीना है, किसी को बोला समझण, मैं समझण को पा जाऊं, मैं समझ को पा जाऊं, मेरा खुश रहना मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको पा जाऊं, ये स्वयं के लिए उपयोगिता है, ये स्वयं के लिए सम्मान है। मैं समझदार नहीं हूं तो क्या मैं खुद अपना सम्मान कर पाता हूं? मैं अपनी ही नजरों में गिरा हुआ रहता हूं। जितनी बार मुझसे गलती होती है, जितनी बार मैं अधूरा साबित होता हूं, जितनी बार मैं कोई ऐसा व्यवहार करता हूं, जितनी बार मैं कोई ऐसी सोच या ऐसा विचार करता हूं जो कि मुझको लगता है कि ये ठीक नहीं है और मुझसे बार बार ये होता है, उतना मैं अपनी नजरों में गिरता हूं, अपने आप में कमजोर होता हूं। और ये रोज होता है। और बच्चे भी फिर क्या इज्जत करेंगे, है ना। जब तक बच्चा इतना बड़ा होता है तब तक वो तो रोज देख लेता है, यार रोज तुम ऐसी उल्टा पुल्टा करते हो, है ना। उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों का टीचर्स के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति सम्मान घटता हुआ दिखाई देता है कि बढ़ता हुआ दिखाई देना है? घटता हुआ दिखाई देता है। इसके लिए बच्चे दोषी हैं कि हम? तो सुधरना हमको है कि बच्चों को? चलो दोबारा एडमिशन ले, नर्सरी में एडमिशन। तो ये 3 दिन जो है नर्सरी का रजिस्ट्रेशन है। हाँ जी, इस पूरी चर्चा से क्या निष्कर्ष निकला? इस पूरी चर्चा से क्या निष्कर्ष निकला, लिख डालिए। हाँ जी, क्या समझ में आया? इस पूरी चर्चा से क्या निष्कर्ष निकला? एक दो लोग बोल दो, फिर चाय पीते हैं, फिर आगे बात करेंगे। मेरा नाम हार्दिक पटेल है। आज इंसान अपनी भूख मतलब वस्तु बी से मिटाना चाहता है। कहने का मतलब उसको सम्मान चाहिए, प्यार चाहिए मन को शांत करने के लिए, बट वो भौतिक सुविधा में ढूंढ रहा है जो असीमित है, वो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत बढ़िया, मतलब अगर एक लाइन में बोलना चाहे तो ये समझो। गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, जैसे जिंदा रहने का कोई भी सामान जीने के काम नहीं आता है, वैसे ही कोई भी सामान सम्मान प्राप्त करने के काम नहीं आ सकता। कोई भी मटेरियलिस्टिक, फिर से बोलो, बढ़िया बोल रहा है। जैसे कोई जिंदा रहने का कोई भी सामान हमें जीने के काम नहीं आता है, वैसे ही कोई भी मटेरियलिस्टिक सामान हमें सम्मान
प्राप्त करने के काम नहीं आ सकता है। ये क्लैरिटी होने की जरूरत है। यदि अपनी जिंदगी का चीफ गेस्ट बनना है, यदि अपनी ही नजरों में चीफ गेस्ट बनना है, तो दोनों रिबन काट दो। जिसने ये 2 रिबन काट दिए उसकी जिंदगी उसकी मुट्ठी में आ गई। जाओ चाय पी लो, जा सिमरन जा। शरीर को सिर्फ अच्छे से मेंटेन करने के लिए हमें सुविधा चाहिए, विच कैन बी लिमिटेड इफ वी अंडरस्टैंड। अगर हम नहीं समझते तो वो असीमित है, पर अगर हम वो समझ ले तो वो सीमित हो जाती है, और बाकी का जो हमारा टाइम एंड एनर्जी है वो हम मन के डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। क्या बात, क्या बात, जोरदार था। तो अगर मतलब मोस्टली हमारे जनरेशन के लोगों के पास जो हमने बड़ों से देखा है और थोड़ा बहुत दोस्तों से सुना है, तो एड्रेस गलत मिल गया है। अगर सही एड्रेस मिल जाए तो बात बन सकती है। बात बहुत आसान है। हाँ, इजी है। हाथी स्ट्रगल नहीं करता, शाकाहारी है, इतना खाता है, खेती करता नहीं है। कोई स्ट्रगल करता हुआ दिखाई नहीं देता है। हम इतना बड़ा पोटेंशियल रख के स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि एड्रेस गलत। यस। हाँ जी, जाओ जाओ चाय पी लो।